चल देखो ये ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारा? न्यूक्लियर पावर। तो इसके बारे में कल भी तुमने थोड़ा बहुत इसका रिवीजन किया था ना, याद रहेगा तुमको। ठीक है चलो पढ़ते, क्या है, स्टार्ट करो। क्या है? इट इज अ सिंपली इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम द फिजन ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, बराबर ना। एक शायद अपना मिस्टेक हो गया था, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम में देखा रहा था तुमने। ठीक है, तो सिंपल देखो, एकदम थ्योरी टॉपिक है, इतना हार्ड वर्ड नहीं है ये सब चीज़ ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम के न्यूक्लियर फिजन से बना रहे हैं, बराबर, तो वो किस में आ जाता है? वो न्यूक्लियर पावर में आ जाएगा। सिंपल, समझा? आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? इट ऑफर्स ह्यूज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा यूरेनियम और प्लूटोनियम से, वो नेचर को हार्म नहीं करता है, बराबर ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, समझा? ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे ही नहीं, तो नेचर को हार्म नहीं करेगा, बराबर, समझा? सिंपल लॉजिक। आगे थर्ड पढ़ो। इट रिलीजेस, वही तो बताया, जीरो का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही नहीं है। अभी मतलब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करते हैं? कोयला जला के, मालूम है कोयला? मालूम है? हाँ, उसको जलाते, फिर उससे जो भी हीट प्रोड्यूस होएगा उससे वाटर को बॉईल कराएंगे, स्टीम बनाएंगे, सुपर हीटेड स्टीम बनाएंगे, उससे टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी। मालूम है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल कौन यूज़ करता है? चाइना यूज़ करता है, बराबर। चाइना वो इंडस्ट्रियल हब है ना वहाँ पे पूरा, तो जितना भी कोयला वगैरह है वो ज़्यादा करके वो इंपोर्ट करता है, बाहर से देश से मंगाता है अपने यहाँ पे, ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे कोयला। ठीक है, हम लोग भी वैसे, हम लोग भी ज़्यादा न्यूक्लियर, हमारा सिर्फ ये ना न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, वहाँ से एक न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिलता है, बाकी तो कोयला जला के ही निकालते हैं हम लोग ज़्यादा करके, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट ये पढ़ो, क्या है? इट रिलीजेस जीरो सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब सल्फर ऑक्साइड भी नहीं निकलेगा, कोई भी चीज़ जलता है ना तो ये सब निकलता है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बराबर, और ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जला ही नहीं, बराबर, कोई चीज़, बराबर, कोई जलाया नहीं ना, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन किया है बस, समझा? सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन ना, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट वगैरह इतना कुछ नहीं रहता है, एलिमेंट डायरेक्ट एलिमेंट में चेंज होता है ना, बराबर। यूरेनियम डायरेक्ट थोरियम में हो जाता है, बन जाता है, कुछ बाय प्रोडक्ट वगैरह नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट विच पोल्यूट द एयर, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, दैट दस इट इज क्लीन एनर्जी। क्लीन है, एकदम क्लीन एनर्जी, मतलब कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं है जो नेचर को हार्म करेगा। आगे जाके हम लोग यही सब यूज़ करने वाले हैं, आगे जाके, समझा? फ्यूचर में यही सब रहेगा, न्यूक्लियर पावर ही रहने वाला है। अभी तो समझो बहुत कम है, बराबर, आगे जाएगा शायद ऐसा हमारे पास ऐसा मोबाइल भी आ सकता है जिसके अंदर बैटरी न्यूक्लियर बैटरी हो सके, समझा? ऐसा हो सकता है, मतलब खरीदा मोबाइल, चार्जिंग लगाने का जरूरत ही नहीं है, लाइफ टाइम यूज़ करते रहो, ऐसे ही। हाँ, ऐसा हो सकता है। न्यूक्लियर पावर इतना रहता है, बहुत ज़्यादा है ना। इसका 1 ग्राम किधर तो रहेगा, देखो इसका 1 ग्राम बंद करेंगे ना तो कहीं तो एक पॉइंट रहेगा, देखो इधर कहीं तो रहेगा, इधर ढूंढो जा रहा है, इधर किधर हो ये ना? हाँ, ये अगर 1 ग्राम यूरेनियम 235 को बंद किया ना तो वो 24,000 किलोवाट पर आवर इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये एनर्जी में कितना मिलता है? 3 टन अगर कोयला जलाए ना, 3 टन समझ में आ रहा है? टन मालूम है? टन, हाँ, 3 टन कोयला जलाए तो इतना एनर्जी मिलता है, और वो 1 ग्राम से ही दे देगा इतना एनर्जी। 1 ग्राम में कितना कम रहेगा सोचो, समझा? 12 बैरल ऑयल जलाए ना, ऑयल, तेल मालूम है? ऑयल 12 बैरल मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, समझा? 12 बैरल ऑयल जलाया तो उतना एनर्जी मिलता है, 24,000 किलोवाट पर आवर। वैसे ही नेचुरल गैस मालूम है? नेचुरल गैस LNG आया ना अभी, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पहले था LPG, अभी भी यूज़ करते हैं वैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, अभी LNG आया है, बराबर। तो नेचुरल गैस का 5000 मीटर क्यूब जला ना, 5000 मीटर क्यूब अगर नेचुरल गैस यूज़ किया तो उतना एनर्जी मिलता है, 25,000 किलोवाट पर आवर। उतना एनर्जी सिर्फ 1 ग्राम का यूरेनियम दे देता है, समझा? सोचो ना कितना है, कितना छोटा सा बैटरी रहेगा, सोचो ना, 1 ग्राम का बैटरी 25,000 किलोवाट पर, इतना एनर्जी, मतलब आराम से लाइफ टाइम चलेगा। तुम लोग मर जाएंगे तब तक तुम्हारा वो बैटरी ऐसी कैसी रहेगा। वो एक ही बार मोबाइल खरीदा, उसका बैटरी चार्जिंग लगाया नहीं कभी, चार्जिंग का पोर्ट ही हट जाएगा, सोचो, चार्जिंग पोर्ट ही हट जाएगा वहाँ से, मोबाइल और छोटा हो जाएगा। बैटरी छोटा हो गया, मोबाइल और छोटा हो जाएगा। मोबाइल में क्या ज़्यादा क्या बैटरी लगता है ना, बड़ा स्पेस लेता है, हल्का हो जाएगा मोबाइल एकदम, सोचो। लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगा, यूरेनियम फटा तो तुम भी गए साथ में, समझा ना? इतना एनर्जी दिया, बराबर, समझा क्या बोल रहे हैं? तो उधर प्रॉपर वहाँ प्रिवेंटिव मेजर वगैरह हम लोग देखेंगे फ्यूचर में, जब ऐसा कुछ होएगा तब, समझा लॉजिक क्या है, बराबर ना? अच्छा, हम लोग इधर थे ना, यहाँ पे वो क्लीन एनर्जी, इसका पहला पॉइंट में तुमको समझा दिया ना, मतलब क्या है। चलो एक बार पढ़ लेते, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? वाई वी आर इंटरेस्टेड इन, समझा नहीं? इंटरेस्ट क्यों है? अरे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है? 24,000 किलोवाट पर आवर एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, समझा? बहुत ज़्यादा हो गया।
तो इतना एनर्जी किससे मिलता है हमको? सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम 235 को इसका न्यूक्लियर फिजन किया ना, 1 ग्राम यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन किया तो 24,000 किलोवाट पर आवर का एनर्जी मिलता है। इतना ही सेम एनर्जी किससे मिलेगा? 3 टन ऑफ कोल को जलाए तो मिलेगा, समझा? 12 बैरल ऑफ ऑयल तो उसको यूज किया तब मिलेगा, और 5000 ना मीटर क्यूब ऑफ नेचुरल गैस, समझा? ये सब बहुत महंगा महंगा चीज़ है, सोचो ना। वैसे ये भी इतना इजी नहीं है यूरेनियम वगैरह, मतलब यूरेनियम वगैरह मट्टी विट्टी में मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से ना इंडिया वगैरह से जब हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते, समझो एक जगह से किधर से एक्सपोर्ट हो रहा था वहाँ पे, ऐसा नारियल का एक्सपोर्ट हो रहा है। नारियल मालूम है? मालूम है? नारियल पानी पीते मालूम, वो वाला नारियल जो चढ़ाते भगवान वगैरह को, वो वाला नारियल नहीं, मतलब वो तो सूख गया रहता है बराबर, सुखा देते ना, एक मतलब जिसको कट करके स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, वो वाला नारियल। हाँ, तो जहाँ वो नारियल उगता है ना, उधर का जो मट्टी था ना, ऐसा एक्चुअल में नारियल एक्सपोर्ट हो रहा था। नारियल एक जगह, ऐसा कुछ कहानी है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत बता देता हूँ बराबर। एक जगह से दूसरी जगह पे नारियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा ट्रक में डाल के नारियल डाल के एक्सपोर्ट कर रहे थे बराबर। कभी बीच में क्या हो गया, नारियल के साथ थोड़ा मट्टी आ गया उसमें, नारियल का जो झाड़ था नारियल नीचे गिरा, मट्टी वट्टी लगा, तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसने बिना मट्टी साफ किए डायरेक्ट दे दिया उसमें, समझा? तो फिर ट्रक से गया दूसरी जगह पे, तो उन्होंने देखा अरे मट्टी आया है, थोड़ा मट्टी का टेस्ट करते हैं बराबर, तो मिट्टी में यूरेनियम निकला, यूरेनियम। तो फिर एक्सपोर्ट करने वाला ये भाई नारियल बंद कर दे, तो मट्टी बेच खा ली, और उसको मालूम नहीं था ये इसमें यूरेनियम है बराबर, तो बहुत सारा भेज दिया, बाद में मालूम पड़ा रहा इसमें तो यूरेनियम था, और तब तक एक्सपोर्ट खत्म हो चुका था। ऐसा है एक स्टोरी, मैंने सुना है थोड़ा बहुत बराबर। समझा जी का बहुत महंगा रहता है यूरेनियम, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है इसका, समझा? सोचो ना, इतना अगर तुम्हारे घर पे लगा दिया ये तो लाइट का बिल ही नहीं आएगा फिर तो। सर कंटिन्यू यूज़ करते रहो करते रहो करते रहो, समझा? लॉजिक ऐसा है, समझा कैसा है? मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में बराबर, स्पेशल टाइप का मिट्टी वगैरह रहता है। तो समझा क्या है मेन पॉइंट क्या है? यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन से कितना एनर्जी मिलता है? 24,000 किलोवाट पर आवर। पर आवर है कि किलोवाट आवर है? उधर जरा देख लो एक बार, पर आवर है ना, ठीक है चलो। हाँ, और उतना ही एनर्जी किससे मिलता है भी याद रखो। कितना कोल को बंद करना पड़ता है? 3 टन। 3 टन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा टन हो गया, समझा? इससे समझो आराम से पूरा एक जो देगा एक स्टेट वगैरह एनर्जी ले सकता है, इतना एनर्जी, ऐसा कुछ है। 12 बैरल ऑयल का याद रखो, ऑयल का बैरल याद है 12 बैरल, और कोल का 3 टन, और नेचुरल गैस 5000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, गैस का वॉल्यूम देखते हैं ना, मीटर क्यूब, समझा? आगे, द न्यूक्लियर फिजन इज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, समझा? समझा क्या लॉजिक क्या है? और जब बता सकता हूँ तुमको कैसे मालूम है, दूसरे ग्रह पे जाते ना हम लोग, जब भी ऐसा कुछ मिशन वगैरह होता है बराबर, वो टाइम पे एनर्जी समझो वहाँ पे, कभी समझो उस ग्रह का, उस प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत लो है, तो उधर भी ये सब लेके जा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन का छोटा जगह है, कम रहेगा ना, 1 ग्राम सोचो ना, वो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि जो सामने वाला जो पर्सन गया है उस प्लैनेट पे बराबर, उसको हीट मिल सके। हमारे बॉडी को हीट चाहिए ना, इतना माइनस पे टेम्परेचर में रहेगा तो फिर उधर ही फ्रीज हो जाएगा फिर तो वो, समझा? समझा? तो उधर भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे देखते हैं, चलो पढ़ो नेक्स्ट क्या है। ट्रेडिशनली द स्टीम कम्स फ्रॉम द बॉयलर। ये सब मालूम है ना तुमको क्या है? अरे कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी बराबर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे हो सकता है बराबर, कोई भी एनर्जी रहने दो, हीट मिलता है बस, हीट से वाटर बॉयल होता है, बॉयल से बनेगा स्टीम, स्टीम टरबाइन से, टरबाइन घूमेगा आएगा इलेक्ट्रिक। यही लॉजिक है हर जगह पे, यही लॉजिक है बराबर, सेम यही लॉजिक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, ट्रेडिशनली मेनली हम लोग करते क्या? ट्रेडिशनली द स्टीम कम्स फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर मतलब जहाँ पे वाटर को बॉयल करते हैं, बॉयलर बराबर। फ्यूल्ड बाय उसको क्या फ्यूल, बॉयल करने के लिए क्या यूज़ किया? ऑयल यूज़ कर सकते हैं, गैस यूज़ कर सकते हैं, कोल, अभी देखा ना ऊपर अपन ने, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, दिस सोर्स आर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना, सचिन? अरे खत्म हो रहा है ना अभी ये, कुछ टाइम बाद समझो, आज से कुछ समझो 20-30 साल बाद जब देखेंगे तो ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा, वो टाइम पर कम हो गया रहेगा। अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने चालू हो गया ना, अभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल आने चालू हो चुका है, पर धीरे धीरे आने चला। अब थोड़े 10 साल में समझो पूरा इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा। पढ़ो नेक्स्ट वाला, पढ़ो क्या है? द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। समझा? समझा पॉइंट क्या है? पेट्रोलियम का प्राइस, देखिए ये क्या मालूम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम मालूम है हमारे देश में जो पेट्रोल वगैरह रहता है ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये जो हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं ना, इसके लिए हमको ना फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है। इंडियन करेंसी तुम लोग रुपीज़ में नहीं पे कर सकते कि 2000 ले 3000 ऐसा रुपये, ऐसा नहीं होता है बरा, समझा? वो फॉरेन करेंसी पे करना पड़ता है। तो अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो धीरे धीरे कम हो जाता है उसकी वजह से। मतलब हर एक जो देश रहता है ना उसका रहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बराबर। हमारा जो फॉरेन मतलब एक्सचेंज रिजर्व है वो इस दुनिया में शायद फोर्थ पे बराबर।
5th पे था, थोड़ी देर पहले हमने रशिया को ओवरकम कर दिया। अभी हमारा कुछ ऑलमोस्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ शायद 590 बिलियन है, शायद 590 बिलियन डॉलर, ऐसा कुछ डॉलर्स में रहता है ना। तो जब भी हम लोग ये ऑयल परचेस करेंगे, और ये इधर प्रॉब्लम क्या मालूम है, ऑयल प्रोड्यूसिंग देश ये सब खाड़ी वाले देश मालूम है, खाड़ी देश मतलब क्या, मिडिल ईस्ट ये सब हो गया। तो वो लोग अपने हिसाब से उसका ऑयल का प्राइस रख देते हैं, समझा। वो अपन कुछ नहीं कर सकते, हमको तो ऑयल चाले ना। अरे अगर ऑयल नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, सब चीज़ ठप हो जाएगा, अगर ऑयल नहीं आया तो। समझा क्या बोल रहा है मैं, अगर ऑयल नहीं मिला ना, हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया, हमारे इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ऑयल मिलता है, समझा। मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है, नहीं, अमेरिका प्रोड्यूस करता है, बराबर, अमेरिका प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसका ऑयल प्रोडक्शन का जो टेक्निक है वो अलग है। वो लोग क्रश मतलब जो पत्थर है ना, पत्थर उसको क्रश करके वहाँ से उसमें से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा बराबर, अलग टेक्निक से करते हैं। ये सऊदी अरब के इनके पास तो पूरा खदान रहता है ऑयल का, बराबर, वो लोग डायरेक्ट वहाँ से निकालते हैं ऑयल, कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टेंस करके डीजल अलग निकलता है, पेट्रोल, केरोसिन, समझा, ये सब अलग अलग निकल जाता है वहाँ से। डांबर, ये जो डांबर होता है, तार बोलते हैं उसको, बराबर, वो सब वहाँ पर अलग अलग निकलता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये पेट्रोलियम का प्राइस तो वो लोग डिसाइड करेंगे, और जो डिसाइड किया उसके हिसाब से हमको याद है, इसके लिए बहुत जल्दी उनका डेवलपमेंट हो गया है। 10-20 साल में वो हमारे इंडिया से कितने पे, वो रेगिस्तान था वहाँ पे, दुबई वगैरह पे ना, रेगिस्तान था वहाँ पे, बड़ा रेगिस्तान था। अब देखो जरा वहाँ पे सबसे टॉलेस्ट टावर वगैरह, दुनिया का सबसे 7 स्टार होटल वहीं पे एक ना, बुर्ज खलीफा, मालूम तुमको ये सब, एक ही 7 स्टार होटल है वो वहीं पे, बड़ा। सबसे ज़्यादा गोल्ड का जो क्या बोलते हैं, जो दुकान रहता है ना सबसे बड़ा, वो उधर ही है। गोल्ड बेचने वाला सबसे बड़ा कंट्री वही है, समझा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तेल सबसे मेन चीज़ वहाँ पे ऐसा है। और अभी तो वो लोग, उनको मालूम पड़ गया, वहाँ का जो प्रिंस है उनको एकदम क्लियर मालूम है कि ये तेल तो थोड़े दिन के लिए ही है, ये ऑयल थोड़े दिन के लिए ही है ना, पेट्रोलियम, उसके बाद तो क्या होने वाला है, उसके बाद तो फिर वहाँ से चले जाएंगे। इसके लिए अब वो लोग वहाँ को उसको चेंज करके उसको पूरा ये इसमें टूरिज्म में डेवलप कर रहे हैं। अब देख रहे हैं जिसको भी टूरिज्म के लिए वो ज़्यादा फेमस हो गया है अभी ज़्यादा करके, दुबई वगैरह किसके लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं ना, बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे, बड़े बड़े जो बैंक के ऑफिस है वहाँ पे, मालूम ना ये सब चीज़। हाँ, तो समझो पेट्रोल का प्रॉब्लम क्या है, ये हम लोग नहीं बनाते पेट्रोल ना, तो ये डिसाइड वो लोग करेंगे। रशिया भी बनाता है, रशिया भी प्रोड्यूस करता है पेट्रोल, है ना, रशिया भी प्रोड्यूस करता है। रशिया है, सऊदी अरेबिया, ये लोग जो मिडिल ईस्ट के जो स्टेट्स वगैरह है, मिडिल ईस्ट वाले, वो लोग करते हैं। अमेरिका भी करता है, बराबर, लेकिन अमेरिका का जो ऑयल रहता है उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको निकालने में उसको उन लोग को उतना कॉस्ट लग जाता है, ऐसा। तो हाँ, ये समझा इसका प्रॉब्लम क्या है पेट्रोलियम से, समझा। ये हम पे डिपेंड ही नहीं करता है। जिस दिन पेट्रोल का भाव आगे बढ़ गया, आ गया, उस दिन ट्रांसपोर्टेशन खत्म। पेट्रोल का भाव आगे बढ़ा, सब चीज़ का भाव बढ़ जाता है, मालूम है तुमको। सोचो ना, पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो जो ट्रांसपोर्ट करता है, समझो कोई एक जगह पे, समझो कोई भी एक स्टेट पकड़ लो जो कुछ राइस प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही खाएगा पूरा का पूरा राइस, वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा ना पूरी जगह पे, तो वहाँ से एक दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट में लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो वो राइस का भाव भी उधर बढ़ जाता है, समझा। एक चीज़ बड़ा, सब लाइन से बढ़ जाता है, ऐसा लॉजिक है। तो इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर, समझा। न्यूक्लियर पावर का बहुत सारा इसमें लॉजिक है। चलो देखते हैं, तो कहाँ तक ये हो गया था ना हमारा। हाँ, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ये इसका। पढ़ो जरा, पहला एप्लीकेशन क्या है, पढ़ो क्या है, सेवरल आइसोटोप्स, बराबर। कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए बहुत यूज़ करते हैं ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। पढ़ो क्या, सेवरल रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीज, फैटल डिसीज माने फैटल डिसीज, हाँ, लाइक कैंसर, बराबर, कैंसर का ये सब मालूम, उसको लेजर मार के, कैंसर मतलब मालूम है क्या, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए तो वो कैंसर है, मालूम है ना, समझा। हमारे बॉडी से भी कुछ अगर नया कुछ आउटग्रोथ होने लगा ऐसा, तो वो कैंसर, समझ में आ रहा है, मालूम है ना, बायोलॉजी पढ़ा रहेगा ना तुमको। अगर सेल्स का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए तो वो कैंसर है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, यूज़ करेंगे लेज़र, बराबर ना। तो लेज़र वगैरह यूज़ करते हैं, लेज़र थेरेपी सुना रहेगा ना, केमोथेरेपी, लेज़र थेरेपी, ये सब होता है, बराबर। तो उसमें लेज़र थेरेपी में रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करेंगे, जो रेडिएशन देगा, इतना हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन रहेगा कि वहाँ का जो सेल है वो वहाँ से बराबर कट हो जाएगा प्रॉपर, और एक बार कट हो गया तो उसको ग्रोथ होने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतना ईजी नहीं रहता, समझा। तो वहाँ पे कैंसर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है उससे। चलो देखते हैं क्या है, पढ़ो क्या है, क्रोमियम 2451, ये जो एक आइसोटोप है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्प्लीन इमेजिंग। स्प्लीन मालूम है, बायोलॉजी का टर्म है, बॉडी में होता है स्प्लीन, सर्च करो तो वो मिलेगा, बॉडी का बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है स्प्लीन जिसको बोलते हैं। हाँ, सिर्फ उधर ही करें, लेजर क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइट थोड़ी मार रहे हैं, फोकस थोड़ी मार रहे हैं, एक सेल है ना पर्टिकुलर सेल, उधर ही बराबर इंसर्ट, बहुत एकदम पतला लेजर रहता है, ऐसा। स्प्लीन ना बता देता हूँ, चलो तुमको थोड़ा बायोलॉजी का टर्म है, इसके लिए मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। स्प्लीन
नहीं पढ़ा तुम लोगों ने इसके बारे में? नहीं पढ़ा है सर। स्प्लीन दिखा देता हूँ, स्प्लीन क्या होता है। देखो यहाँ पे एकदम इसमें दिखिएगा कि नहीं, कैसा दिखिएगा मैंने, ये देखो अभी दिखिए तो नहीं तुमको वहाँ पे, दिख रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, दिख रहा है इधर कोने में दिख रहा है स्प्लीन, स्प्लीन दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम लोग भी घर पे देख सकते हैं बराबर ना, दिख रहा है स्प्लीन, स्प्लीन अरे बॉडी का एक पार्ट है बराबर, उसका इमेजिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोमियम 2451 का आइसोटोप, बराबर है, समझा? समझा ना क्या है? आगे Fe2659 किधर यूज करते हैं? बोन मैरो फंक्शन, बोन मैरो वाला में क्या होता है, क्रिश पिक्चर देखा है, क्रिश 3 उसमें था ना बोन मैरो, सुना ना तुमने बोन मैरो क्या है? क्या बताओ क्या क्या उधर बोन मैरो का क्या था वो लॉजिक वहाँ पे? वो बोलता है ना कि मेरे पास बोन मैरो नहीं है ना, इसका फंक्शन मालूम है बोन मैरो क्या करता है, क्या है? बायोलॉजी पढ़ा है ना, साइंस में आ गए, इसका काम क्या है, बोन मैरो करता है क्या है ये? आरबीसी मालूम है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ये बनाता है रेड ब्लड सेल्स, बराबर, आरबीसी ये बनाता है, समझा? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन, बराबर, हीमोग्लोबिन रहेगा तो मालूम है क्या होता है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है ना हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी काम कर पाता है ऐसा, इसके लिए वो काल हाथी नहीं उठा सकता था, मालूम है क्यों? क्योंकि है ही नहीं बोन मैरो, समझा? आरबीसी बनेगा नहीं, हीमोग्लोबिन आएगा नहीं, समझा? काम नहीं होएगा वहाँ पे, समझो लॉजिक क्या है? ये बोन मैरो का समझा काम क्या है? अरे देखा रहेगा ना तुमने भी, हाँ तो वहाँ पे ऐसा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पढ़ो क्या है नेक्स्ट, थेरेप्टिक रेडियो आइसोटोप, कुछ थेरेपी के लिए भी रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, क्या क्या पढ़ो क्या है? फास्फोरस 32 किधर यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, कैंसर है ना, पढ़ा रहेगा ना तुमने, कल भी तुमको टाइम दिया था कि कौन सा कैंसर है? हाँ ब्लड कैंसर, हाँ ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, बराबर, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का आइसोटोप यूज करते हैं, बराबर, थेरेप्टिक के लिए। आगे क्या है? कोबाल्ट 60 कहाँ यूज करते हैं? एक्सट्रीमली एक्सटर्नल रेडिएशन सोर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, बराबर, एक्सटर्नल रेडिएशन, ये रेडिएशन का सोर्स है, ये रेडिएशन देगा, बराबर, कैंसर का जो सेल है उसको कट करने के लिए वहां से, मालूम ना कैसा है? अरे सोचो ना, इमेजिन करो ना, कैंसर का कोई एक सेल है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ जा रहा है, तो उसको वहां से कट करने के लिए रेडिएशन यूज करेंगे ना, इससे कटिंग वेटिंग मतलब ब्लड व्लड नहीं निकलता है फिर वहां पे, सुना? नहीं तो कट करेंगे, स्टिच वगैरह करेंगे, बहुत पेन होता है ना वो टाइम पे, ऐसा अरे बहुत जबरदस्त पेन होता है, ऐसा होएगा तो समझा? तो डायरेक्ट लेजर रहेगा तो डायरेक्ट वो सेल को ही वहीं से कट कर देते हैं, समझा? समझा लॉजिक क्या है? वो पर्टिकुलर मैनेज करते कि कितना रेडिएशन देंगे तो प्रॉपर वहां से वो सेल कट होएगा, बाजू आजू बाजू के टिश्यू को जलना नहीं चाहिए, सब समझा? वो सब प्रॉपर उनका रहता है कैलकुलेशन। आगे आयोडीन 131 कहाँ यूज करते हैं इसको? थायराइड कैंसर, दिख रहे हैं? थायराइड तो मालूम है तुमको, बराबर, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडीन 131 का आइसोटोप, बराबर। आगे हाँ रेडियम, रेडियम तो सुना ही होगा, रेडियम वो बैंड वगैरह पे रहता है, रेडियम चमकता है, दिख रहा है ना, हाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये भी, बराबर। पढ़ो क्या है? इम्प्लांटेड इन ट्यूमर, ट्यूमर में इम्प्लांट करते हैं, बराबर, जिससे वो ट्यूमर मालूम रहेगा ना तुमको, बराबर, ब्रेन ट्यूमर होता है जैसे सुना रहेगा, हाँ तो वहाँ पे इम्प्लांट करते तो आजू बाजू के पूरे सेल को जला के खत्म कर देता है वहाँ पे, समझा? ऐसा हाफ लाइफ भी रहता है भैया, हर एक रेडियो एक्टिव चीज का हाफ लाइफ पीरियड होता है ना। अरे रेडिएशन का कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ लाइफ सिखाया था तुमको ना मैंने, हाफ लाइफ। आगे नेक्स्ट, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस शॉर्ट लाइव्ड आइसोटोप्स आर यूज्ड टू लिमिट द एक्सपोजर, एक्सपोजर ना शायद वहां पे ई था ना, लिमिट द एक्सपोजर। पढ़ो आगे क्या है? लिमिट द एक्सपोजर टाइम रेडिएशन, इसका मतलब समझा क्या है? शॉर्ट लाइफ का तुम लोग आइसोटोप यूज करेंगे, शॉर्ट लाइफ समझा, जिसका कम टाइम का। अब ऐसा तो नहीं हो, समझो तुमको मालूम है ना कि ये कैंसर सेल को प्रॉपरली कट होने के लिए समझो 3 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड या फिर जितना भी टाइम लगा, जो भी लगेगा टाइम, उतने टाइम के हिसाब से उतना ही तुम लोग वहां पे आइसोटोप रखेंगे ना। जैसे यहाँ पे ना इम्प्लांट बताया था अपन ने, तो उतने टाइम में वो खत्म, आइसोटोप खत्म, और उसने कल कट भी कर दिया, कट कर दिया, लेकिन फिर भी आइसोटोप तो आजू बाजू के जो भी सेल है सबको जला देगा ना, वो तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, फिर तो गया वो तो इंसान, समझा? समझा? अरे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लाइफ समझा, उसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। वो टाइम के हिसाब से हमको मालूम है कि ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, सेल का इतना एरिया है, इसको कट करने कितना टाइम जाएगा, तो उतने टाइम का ही हम लोग प्रॉपरली वहां पे यूज करेंगे आइसोटोप, समझा? आगे किधर थे? हाँ, वाइल थेरेप्टिक रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल यूजुअली कैंसर सेल, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से हम लोग यूज करते हैं थेरेप्टिक रेडियो आइसोटोप, बराबर। समझा लॉजिक क्या है? अरे बेसिक है, थियरी पढ़ना है तुमको, और क्या, समझा? आगे पढ़ो क्या? अदर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप्स का और क्या एप्लीकेशन है? वही सिंपल, वही कैंसर सेल को ये करता है, और बहुत सारा भी देगा। पढ़ो क्या?
रेडियो आइसोटोप्स फाइंड्स वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन डाइवर्स एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उधर भी होता है। किधर? दोस आर प्रिजर्व्ड बाय इरेडिएशन विद गामा रेस, कोबाल्ट 60 और सीजियम 137। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, ये भी याद रखो, सिर्फ कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं होता है, किधर यूज होएगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, बराबर। दोस आर प्रिजर्व्ड बाय इरेडिएशन विथ गामा रेस, कोबाल्ट 60। देखो ये क्यों मालूम है, ये इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो समझो एक कोई पर्टिकुलर स्टेट ने पोटैटो समझो बनाया बहुत ज़्यादा, बराबर, बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे पोटैटो, बराबर, तो वो गोडाउन में जाके रखेगा। अब अपने घर पे जैसा रहता है तो 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाता है, खराब हो जाता है ना। या फिर समझो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बराबर, एकदम डाउन हमारे समझो एकदम साउथ में वहाँ पे से बना है और एकदम नॉर्थ में वहाँ पे ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उतना दिन तो ट्रक में खराब हो जाएगा तुम्हारा जो भी रहेगा पोटैटो, समझा। या फिर समझो कोई गोडाउन में रखा है, वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रखने का है, बराबर। अब ऐसा तो नहीं, सीजन रहता ना हर एक चीज़ का, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस चीज़ को खाते हैं, कैसे? क्योंकि उसको गोडाउन में प्रिजर्व करके रखा रहता है, समझा। तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स, समझा। किधर यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं, याद रहेगा। आगे अनदर एप्लीकेशंस इज रेडियो ट्रेसर टेक्निक वेयर 1 or more atoms of a chemical compound are replaced by radionuclide to trace the path followed by the chemical in a system under study of radioactive measurement। जब रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं उधर भी यूज करते हैं इसको। 2 एक्स्ट्रा याद रहेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, और जब रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे क्या पाथ से जा रहा है, बराबर, रिएक्शन कैसे हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बराबर, समझा क्या है, उधर भी यूज़ किया जाता है, समझा। 2-3 ये याद रखो, ये थेरेप्टिक रेडियो आइसोटोप किधर यूज़ करते हैं, और ये भी पढ़ा अपन, ये कौन सा था, डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप। बेसिक है थियरी, ये तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में याद तो नहीं होएगा, वो मतलब बता देता मैं, वो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बराबर। आगे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, मतलब n न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन जितना रहता है उतना एटॉमिक नंबर रहता है, मालूम है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होके एटॉमिक नंबर बनता है Z, बराबर। दोनों का रेशियो पढ़ते चलो क्या है। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेवरल आइसोटोप्स, बराबर, बहुत ज्यादा है, कुछ एलिमेंट है जिसके पास आइसोटोप्स बहुत ज्यादा है, बराबर। हेंस द कर्व अपीयर एज अ बेल्ट और जोन कॉल्ड स्टेबिलिटी जोन, बराबर। एक यहाँ पे देखो तुमको कर्व दिया रहेगा, देखो पेज नंबर में मिला के, हाँ 192 मिला, देखो तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो NZ दिख रहा है वहाँ पे कर्व, देखो ना एक डायग्राम दिया, देखो ऐसा, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा वाला डायग्राम, बराबर। ये कर्व की बात करें, मैथमेटिकल कंटेंट है, सिंपल, बराबर। तो वो जोन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी जोन। आगे पढ़ो क्या, ऑल द स्टेबल न्यूक्लियाइड फॉल विथ इन दिस जोन, सच बेल्ट आर रेडियो एक्टिव। वो दिख रहा है जितना भी न्यूक्लियोटाइड, जितना भी न्यूक्लियाइड जो दिख रहा है, ऑल द स्टेबल न्यूक्लियाइड फॉल विद इन दिस जोन, ये जोन के अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर, वो रेडियो एक्टिव रहेगा, मतलब वो रेडिएशन निकालेगा, रेडिएशन फैलता है उसकी वजह से ऐसा। आगे नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाइड हेवियर देन कैल्शियम गिव्स अ कर्व्ड अपीयरेंस टू द बेल्ट विथ ग्रेजुअली इंक्रीजेस ऑफ NZ। देखो ग्रेटर देन 1 वगैरह भी दिया रहेगा वहां पे, है ना, है ना, ग्रेटर देन 1, हाँ, मतलब N to Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। सिर्फ मैथमेटिकल कंटेंट लग रहा है तो पूरा ठीक है। एक काम करो, इसको रहने दो, ये थोड़ा देर पढ़ा दो, इधर कंफ्यूज जाएंगे। आगे कुछ पढ़ते चलो, ये वाला पढ़ो, कुछ न्यू टॉपिक, ये सब पहले खत्म कर देते हैं। ये पढ़ो क्या है, मैजिक नंबर, ये सब पढ़ लेते हैं, एग्जाम में थोड़ा आ जाता है एग्जाम पर। एक्चुअल में इस थोड़ा बहुत दिया है, इसके बारे में डिटेल में देते ना तुमको और अच्छे समझ में आएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं हमको, बहुत बड़ा ये इसके ऊपर एक बुक है मालूम है, ऐसा पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में ऐसा। चलो पढ़ते हैं मैजिक नंबर मतलब क्या है, पढ़ो मैजिक नंबर क्या है, द न्यूक्लियाई विथ 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 न्यूट्रॉन, बराबर, जिसके अंदर ऐसा न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, आर पर्टिकुलरली स्टेबल, वो स्टेबल रहता है, समझा। ये एक्सपेरिमेंटली करके मालूम पड़ा कि जिसमें 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, वो कैसा है, पर्टिकुलरली स्टेबल एंड अबंडेंट इन नेचर। अबंडेंट समझ में आ रहा है, मतलब इस नेचर में कम है वो चीज, रेयर, जिसे बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, वैसा। दिस आर मैजिक नंबर, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। देख रहे जो भी आ रहा है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि वहां पे अगर इतना प्रोटॉन है या फिर इतना न्यूट्रॉन है तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं मैजिक नंबर, है। लीड दिया, लीड मतलब पीबी को बोलते हैं लीड, मालूम है, पीबी मालूम है, पीबी जैसे हाइड्रोजन एच होता है वैसे पीबी मतलब क्या रहेगा, लीड। एसएन मालूम है, SN 10 बोलते हैं SN को, और ये सब याद रखो, ये सब चीज। हैज 2 मैजिक नंबर, इसके बाद 2 मैजिक नंबर है, कौन सा 82 और 208 भी रहता है आगे, बराबर।
82 प्रोटॉन एंड दूसरा क्या है 120। इसमें हाँ अगर ये देखो ये 208 है, ये क्या है बताओ, ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर को माइनस करूं तो क्या मिलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 82 रहता है। 208 में से माइनस को जरा कितना है देखो, 208 में से 2 माइनस किया 206, 80 और माइनस किया 126 ना, 126, तो 126 न्यूट्रॉन रहता है उसके अंदर और 82 प्रोटॉन। देखो 82 और 126 दो आया ना, तो ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास दो मैजिक नंबर है, वो कौन सा है, लेड पीबी के पास दो मैजिक नंबर होता है। कौन सा रहता है, 82 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है बराबर, लेकिन इसमें जो 126 है वो तो न्यूट्रॉन करता है। वो मालूम है कैसे निकालता है, दोनों को माइनस करते हैं, सिंपल टेक्निक है, थियरी ये फटाफट खत्म कर जाएगा, कोई टाइम पास नहीं। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या है, सब थोड़ा बहुत दिया है यहाँ पे। ये कल पढ़ा था क्या तुमने, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था ना, वो डायग्राम ऐसा, ठीक है देखते चलो पढ़ो क्या है। विद इन द न्यूक्लियस ऑल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, हमको मालूम है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है। आगे द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज टिपिकल, कितना रहता है 10। क्यों रहता है बताओ, दिख रहा है क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज टिपिकली कितना, ये पढ़ाया हुआ चीज, बोलो इतना ही डिस्टेंस क्यों रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस का रेडियस ही उतना रहता है, मालूम है क्या, पहला लेक्चर। अरे न्यूक्लियर रेडियस कितना होता है 10⁻⁻15 और एटम का रेडियस -10, ये सब याद रखो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द रिपल्शन होएगा, ये भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, दो पॉजिटिव रिपल्शन करेगा ना, अट्रैक्ट थोड़ी करेगा। द रिपल्शन बिटवीन देम हैज टू बी लार्ज, ज्यादा होना चाहिए, अरे ज्यादा होना चाहिए ना, एक ही न्यूक्लियस के अंदर सोचो ना, अगर इतना 126 ये न्यूट्रॉन है, 82 तो प्रोटॉन रहेगा, तो इतना ज्यादा प्रोटॉन है, सब पॉजिटिव, तो रिपल्शन होना चाहिए वो टाइम पे। आगे दिस आर अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखो क्या है, देखो अभी इतना तुमको एक क्वेश्चन पूछो, देखो उसका आंसर तुम लोग खुद ही बताएंगे ये चीज यहाँ पे क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि रिपल करता है, रिपल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये राइट है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है, रिपल भी करता है बराबर, लेकिन एक आंसर इसका और है। एक्चुअल अगर राइट आंसर देखा जाए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, राइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपल करेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कौन से फोर्स से, बहुत कम रहेगा, लेकिन वो बहुत कम रहेगा, समझा मैं क्या बोल रहा है। अरे ग्रेविटेशन पढ़ा ना तुमको, ग्रेविटेशन में क्या बोला था, जिसके पास भी मास है वो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.11 बराबर इंटू 10⁻34 kg, ऐसा कुछ तो है बराबर, समझा, मास होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। रिपल किससे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस एक है, अंदर न्यूट्रॉन भी और क्या है, प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, रिपल करना चाहिए बराबर, रिपल किया तो न्यूक्लियस के बाहर आ जाना चाहिए ना, फिर तो रिपल कर रहे तो न्यूक्लियस के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे मालूम है अंदर ही रहते हैं दोनों, सब अंदर रहता है ना, न्यूट्रॉन भी अंदर रहता है और प्रोटॉन, तभी तो दोनों को मिलता है न्यूक्लियॉन्स ना। तो कुछ तो पोटेंशियल है वहाँ पे कि जिसको जो उसको अंदर रखा रहता है, तो वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट भी कर सकता है ना, ग्रेविटेशन, लेकिन वो बहुत कम रहता है, इतना याद रखो बहुत कम रहता है। हाँ तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, दिस आर, ये अंदर कुछ तो एक अट्रैक्शन है, अंदर कुछ तो क्या है, तभी तो अंदर है वो, अगर रिपल ही करेगा तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा ना सब कुछ, समझा, लेकिन बाहर नहीं आता है, अंदर रहता है, क्यों, उधर कुछ तो अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन भी तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बीच में भी हो सकता है, और तीसरा क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, समझा, कुछ तो अंदर अट्रैक्शन है जिसके से बाहर नहीं आ रहा है। आगे द अट्रैक्टिव फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, वो चार्ज पर डिपेंड है, क्यों मालूम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अरे ग्रेविटेशन फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, मास पे डिपेंड करता है वो, समझा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ क्या क्या देखो, न्यूक्लियॉन्स और पीपी माना, समझा, पीपी मतलब ये प्रोटॉन एन मतलब क्या आएगा, न्यूट्रॉन, पीएन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्शंस आर इक्वल, समझा पॉइंट क्या है, बोलने का सिंपल मतलब है, ये जो पहले हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते, बाहर जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, रीजन है अट्रैक्शन। किसके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिंपल, इतना कुछ हार्ड नहीं है। आगे
दिस अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट ओवर ए शॉर्ट रेंज, थोड़ा सा दूर रहेगा, समझा। अब देखो अर्थ हमको अट्रैक्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा रहेगा, तो शॉर्ट रेंज फोर्स रहेगा कि लॉन्ग रेंज फोर्स रहेगा, मास कम है तो शॉर्ट रेंज, समझा। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका लॉन्ग रेंज में आता है ना, उसका हम लोग कितना ऊपर जाएंगे खींच लेंगे, वो हमको नीचे खींच लेंगे, खुद ही मारो ऐसा ऊपर जंप मारो नीचे खींच लेगा तुमको अर्थ। हम लोग नीचे क्यों करते हैं, जैसे ऊपर ऐसा ऊपर जंप करते ऊपर चले जाते क्या, जंप करके नीचे आ जाते हैं ना, अर्थ खींच लेता है हमको, समझा, समझा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, समझा पॉइंट क्या है, समझा। जिसका उसका मास बहुत ज़्यादा था ना तो उसके हिसाब से वो फोर्स लॉन्ग रेंज है, बराबर। लेकिन जिसका मास कम है उसके हिसाब से वो क्या रहेगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, 10⁻⁻⁻ में रहता है, बराबर। तो शॉर्ट रेंज फोर्स। चलो पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ये थियरी कंटेंट है आज, थियरी, ये चैप्टर ही पूरा थियरी था, समझो ऐसा। पढ़ो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर का, जरा वो डायग्राम सामने रखो तो ही तुमको समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। वो देखो कुछ डोम शेप डायग्राम मिला क्या, ये देखो ये सामने रखो, इससे समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। चलो पढ़ते क्या है, पढ़ो। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस फॉर यूजिंग एटॉमिक एनर्जी इन कंट्रोल्ड मैनर फॉर पीसफुल पर्पस। याद है एटॉमिक एनर्जी का एक नॉन पीसफुल पर्पस भी रहता है, मालूम है, एटॉमिक बॉम्ब भी तो होता है, उधर भी एटॉमिक एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन वो पीसफुल मैनर के लिए नहीं है, पीसफुल पर्पस के लिए नहीं यूज करते ना। पीसफुल मतलब क्या है, लोगों का भला होना चाहिए, बराबर, उससे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दो जगह, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी दो जगह पे यूज किया जाता है, एक पॉजिटिव साइड भी उसका नेगेटिव साइड भी, मालूम है किधर अमेरिका ने यूज किया था न्यूक्लियर एनर्जी, कहाँ पे, हिरोशिमा। आज भी वहाँ के लोग आड़े टेढ़े पैदा होते हैं वहाँ पे, मालूम है, ऐसा अलग अलग रहते हैं वहाँ पे लोग, मालूम है, हाइट भी उनका बहुत कम रहता है, मालूम है। जगह साफ हो गया था, मैदान बन गया था वहाँ पे ऐसे जब वो गिराया था बम वहाँ पे, समझा, एटॉमिक बम ना वो टाइम पे। तो इसका एक पीसफुल पर्पस, पीसफुल यूज भी हो सकता है, बराबर, समझा, और गलत चीज़ के लिए भी इसका यूज हो सकता है, मालूम है तुमको ये चीज़। आजकल तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मालूम है। आपने जितने भी पड़ोसी अपने जो इंडिया के हैं उनके सबके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, बराबर, सबके पास है, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह है, मालूम है। एक गया आधा स्टेट खाली हो जाता है वहाँ पे, ऐसा इतना डेंजर रहता है न्यूक्लियर, बराबर। चलो पढ़ते हैं। तो पीसफुल पर्पस के लिए इसका यूज होना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो ज़्यादा करके रशिया के पास, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, बराबर। लेकिन पहले उन्होंने बना लिया था बहुत ज़्यादा कर न्यूक्लियर वगैरह मिसाइल वगैरह बनाया, बराबर, बहुत ज़्यादा बनाया। फिर वहाँ पे उन्होंने ये लॉ बना दिया कि अभी ज़्यादा किसके पास ये न्यूक्लियर वगैरह मिसाइल होना नहीं चाहिए, खुद का बना के हो गया, दूसरे किसके पास होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए अपन ने जब वो पोखरण का याद है परीक्षण किया था, उस पर फिल्म भी है, क्या बोलते हो, क्या नाम है उसका, परमाणु, हाँ। तो वो टाइम पे अपने पे सैंक्शंस वगैरह लगा दिए थे। लेकिन हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है ना, मतलब हम लोग जो, हमको खाने का भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, हम लोग ही बनाते हैं ना हमारा खाना। अरे हमारे स्टेट्स में इतना सब कुछ बन जाता है, हम लोग उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं, मालूम है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम लोग राइस के, राइस, बराबर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अभी धीरे धीरे गेहूँ के भी हो जाएंगे, बराबर, वीट के भी, ठीक है। तो वो टाइम का सैंक्शन हम पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं वो टाइम पे, समझा, ऐसा है। चलो देखते हैं हम लोग किधर आ गए थे, पीसफुल पर्पस पे था, पीसफुल पर्पस। आगे ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एनर्जी, क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी इज रिलीज, द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं और लोगों को मारने के लिए भी कर सकते हैं, बराबर, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है उसका। आगे थर्ड, द न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 239 अ फिजनेबल मटेरियल, फिजन होता है पीयू, कॉपी बताओ किधर है, अच्छा पी है, मैंने ये लिख दिया, बराबर, पी मतलब क्या रहेगा, हाँ 239 ही रहता है ना, एक 241 का भी आइसोटोप उसका देखा है हम लोग ने, बराबर। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, पी ना, प्लूटोनियम लेकिन पीयू होता है ना, पीयू देखो, पहले प्लूटोनियम को पीयू लिखा है हम लोगों ने, प्लूटोनियम पीयू, फॉस्फोरस, पी मतलब फॉस्फोरस होता है ना, पी मतलब फॉस्फोरस रहता है, मालूम है क्या, पीयू मतलब प्लूटोनियम, बराबर। तो P239 अब फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल समझ में आ रहा है, फिजन हो जाता है उसका। लेकिन अगर इधर पीयू देना चाहिए, 239 है ना वो, तो हाँ दिया नाम, हाँ, लेकिन फॉस्फोरस 32 होता है, ये 239 प्लूटोनियम ही होना चाहिए वो शायद गलत प्रिंटिंग हो गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, किधर पीयू दिया है ना, हाँ वही, पी कितना है 239 ना, P239, प्लूटोनियम 239, पीयू लिखते हैं, गलत प्रिंटिंग हो गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में,
प्रिंटिंग गलत हो चुका है, ये PU रहेगा। P मतलब फॉस्फोरस जाता ही नहीं है उतना, उसका एटॉमिक मास नहीं होता है फॉस्फोरस का, बराबर। प्लूटोनियम है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है ही नहीं, पहली बात, बराबर ना। हाँ पढ़ दे चलो। इन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, जो एक फिजनेबल प्रोडक्ट, टूट जाता है, बराबर, ऐसा है। इज स्टेक्ड विथ हैवी वाटर, हैवी वाटर समझ आता है, वाटर का आइसोटोप को बोलते हैं हैवी वाटर, क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, समझा। या फिर क्या यूज करते हैं? ग्राफाइट कॉल्ड मॉडरेटर। याद रहेगा पॉइंट क्या है, किधर वो सब देखो जरा, तो मॉडरेटर अगर तुमको मिला क्या वहां पे है, किधर देखो कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम फ्यूल, लिक्विड वाटर अंडर हाई प्रेशर, नहीं ये डायग्राम में नहीं है ना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इतना डिटेल में नहीं बता सकते वहाँ पे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, बराबर। किसके साथ यूज करते हैं? हैवी वाटर या फिर ग्राफाइट के साथ यूज कर सकते हैं, बराबर। आगे, द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द, याद है न्यूक्लियर फिजन में एक न्यूट्रॉन लगता है, बराबर, फिर उससे ज्यादा न्यूट्रॉन मिलता है हमको, है ना, पढ़ा रहेगा ना तो पढ़े। हाँ, द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड, हम लोग जो बना हुआ न्यूट्रॉन उसकी बात कर रहे हैं। द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द फिजन पास थ्रू द मॉडरेटर से पास होएगा एंड लूजेस अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी, कुछ एनर्जी अपना, न्यूट्रॉन मतलब गामा पार्टिकल, गामा रेस हो सकता है, समझा, ऐसा। सब्सिक्वेंटली द स्लो न्यूट्रॉन आर कैप्चर्ड इन द इनिशिएटिव फ्यूजन। इनिशिएट मतलब जब स्टार्टिंग हो रहा है ना, एक बार फिर से पढ़ो, इतना इजी नहीं, पढ़ो जरा, क्या पढ़ो क्या? द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द फिजन पासेस थ्रू द मॉडरेटर एंड लूजेस अ पार्ट ऑफ देयर, कुछ एनर्जी वो लूज कर देगा। सब्सिक्वेंटली जो स्लो न्यूट्रॉन है ना, स्लो, उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। सब्सिक्वेंटली द स्लो न्यूट्रॉन आर कैप्चर्ड व्हिच इनिशिएट्स फ्यूजन। अभी देखो ना, एक समझो 3 न्यूट्रॉन निकला, 2 फास्ट हैं, एक बच गया जो स्लो है, उसको कैप्चर करेंगे, वो आगे का न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन करेगा। अरे आगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करने के लिए भी 2 न्यूट्रॉन लगेगा ना, तो वो न्यूट्रॉन कौन सा रहेगा? ये जो बचा हुआ जो स्लो है था ना, स्लो न्यूट्रॉन था, वो रहेगा वहां पे। समझो लॉजिक क्या है, समझाए क्या? बोलो आगे। नेक्स्ट क्या है? कैडमियम रॉड, CD का रॉड यूज करते हैं, CD मतलब कैडमियम रॉड, आर इंसर्टेड इन द मॉडरेटर एंड दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। इसके पास एबिलिटी है कि न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, बराबर। द रेट ऑफ चेन रिएक्शन दस इज कंट्रोल, रिएक्शन रहेगा ना शायद, क्या देखो रिएक्शन, बराबर। अब देखो कंट्रोल्ड मैनर में यूज होना चाहिए ना, कैसा यूज होना, क्या हो गया, बराबर है। रेयरली अबंडेंट था ना, किधर गया? अच्छा नहीं, सिर्फ अबंडेंट था, मैं आज 12th में पढ़ाया मैं तो उसमें आया था ऐसा, रेयर था, अबंडेंट ज़्यादा मेरे को लगा रेयर आया था उसके पहले, बड़ा ऐसा कुछ नहीं, अबंडेंट बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो किधर थे हम लोग? कैडमियम ना, कैडमियम इधर, कैडमियम रॉड जो है, ऐसा ही एक सुबह भी आ गया था, उधर मैं पढ़ा तुमको रेयर, वो 12th को पढ़ा था रेयर अर्थ एलिमेंट, तो उधर आया था रेयर अबंडेंट, मतलब बहुत कम था वहाँ पे ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट, बराबर। किधर? हाँ, कैडमियम रॉड ना। देखो न्यूट्रॉन्स निकलता है, बहुत न्यूट्रॉन्स निकलता है ना यहाँ से, जो भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रहता है उसको हम लोग जाने देंगे, उसका एनर्जी वो अपना लूज करेगा, जो स्लो न्यूट्रॉन है उसको कैप्चर करेंगे आगे का न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए, बराबर। अब आगे का न्यूक्लियर रिएक्शन देखो ना, एक न्यूट्रॉन से ना इधर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, मतलब ये एटॉमिक बम कैसा है? अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर जो रिएक्शन रहता है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, समझा? अनकंट्रोल मतलब एकदम फटाफट फैल जाता है एकदम रिएक्शन, ऐसा। चेन रिएक्शन खेला क्या? चेन रिएक्शन खेला है, उसमें एक खेला रहेगा ना तो चेन रिएक्शन, वो गेम नहीं खेला है क्या? उसमें बबल टूटता है ऐसा, हाँ, एक जैसे तो कैसा फैलता है एकदम पूरा, वैसा रिएक्शन होता है उसमें, समझा? एकदम वैसा, एकदम फास्ट मूव होता है, तो उसको कंट्रोल भी करने आना चाहिए ना। वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैडमियम का रॉड। ये देखो न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल कैसे हो सकता है? वो जो न्यूट्रॉन है ना, जो न्यूट्रॉन आगे फास्ट जा रहा है उसको कंट्रोल कर लो, उसको कैप्चर कर लो, समझा? अगर न्यूट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं तो वो न्यूट्रॉन आगे का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो रिएक्शन स्टॉप ना, यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, समझा? तो याद रखो एमसीक्यू में आ सकता है, वो जो न्यूक्लियर फिजन का जो रिएक्शन है वो कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? कैडमियम रॉड लेके। रीजन बहुत सिंपल है, कैडमियम रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया मतलब न्यूट्रॉन आगे दिया ही नहीं, अगर गया नहीं तो यूरेनियम जो 235 था या फिर प्लूटोनियम 239 वो आगे और फिजनेबल होएगा ही नहीं, समझा? और एनर्जी नहीं मिलेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाए, स्टॉप मतलब कि कंट्रोल हो जाएगा एटलीस्ट। आगे द रेट ऑफ द चेन रिएक्शन दस इज कंट्रोल्ड, कैडमियम रॉड से कंट्रोल कर सकते। देखो मेन पॉइंट याद रखो, सो फ्यूल क्या मतलब, क्या यूज क्या करते हैं? यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, बराबर। साथ में हैवी वाटर यूज करेंगे D2O, बराबर। न्यूट्रॉन का रिएक्शन होएगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को कौन कर लेता है? वो आज जो मॉडरेटर है वो ले लेगा, बराबर, समझा? और जो स्लो रहेगा उसको हम लोग कैप्चर करके उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग इनिशिएट करेंगे फिजनेबल रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को इनिशिएट मतलब स्टार्ट करेंगे उससे फिर से।
कैडमियम रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन को और कंट्रोल कर देगा रिएक्शन को। आगे, द एनर्जी रिलीज इन सच रिएक्शन अपीयर्स एज अ हीट। तुम मालूम है कोई भी एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलेगा तुमको, यहाँ पे बराबर हीट मिलेगा तुमको। मालूम है हीट से क्या करने वाले हैं, वाटर बॉईल, स्टीम, टरबाइन रोटेट करेंगे, एनर्जी आएगा, यही लॉजिक है और कुछ नहीं। हीट एंड रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग लिक्विड कूलेंट। समझो कोई सरफेस है, उस पर हीट इसने पूरा दे दिया, अब वो सरफेस गर्म हो जाएगा, वो सरफेस के ऊपर से पास करेंगे हम लोग लिक्विड कूलेंट, लिक्विड कूलेंट पास करेंगे। कूलेंट, कूलेंट समझ में आता है, जो ठंडा करता है। कूलेंट मतलब क्या, जो चीज़ ठंडा कर देता है ना उसको कूलेंट बोलते हैं। मालूम है ये एसी में, एसी का जहाँ कंप्रेसर होता है उसमें कूलेंट गैस डालते हैं, कूलेंट के गैस में कंफर्म नाइट्रोजन होता ही है वहाँ पे। सिर्फ इसमें नहीं, फ्रीज मालूम, फ्रीज रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर पे जो रहेगा, कभी उसको पीछे घुमाओ, नीचे देखो, नीचे तुमको टाकी जैसा दिखाई देगा वहाँ पे, वो भी कूलेंट है, ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं वो सब चीज़, बराबर। कूलेंट गैस रहता है उसके अंदर, बराबर। तो वही यहाँ पे ऐसा है, हीट जनरेट हुआ है, हीट जनरेट हुआ है ना। अब वो जो भी हीट जनरेट मतलब कोई सरफेस पे हीट आया रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई तो सरफेस गर्म हो गया रहेगा, बराबर। ऐसा है, एज्यूम कर रहे हैं हम, ऐसा गर्म हो गया, अब उसको ठंडा भी तो करना पड़ेगा, तो आजू बाजू क्या आ जाएगा वहाँ पे, कूलेंट। कूलेंट, कूलेंट क्या करेगा, वो सरफेस को, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, खुद गर्म हो जाएगा, समझा। अब फिर वो स्टीम वगैरह में कन्वर्ट होने चालू हो जाएगा। स्टीम से मालूम है क्या बात, समझा। कूलेंट मतलब दो काम करेगा, खुद गर्म और वो सरफेस को वो ठंडा कर देगा। ठंडा करना ही चाहिए ना, नहीं तो अंदर तो अनकंट्रोल्ड, याद है रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन कंटिन्यूस हमारे पास न्यूट्रॉन से, बराबर। एक कैडमियम का रॉड भी कम हुआ गया वो टाइम पे, प्रॉपर कैलकुलेशन से करना पड़ता है सब कुछ। आगे किधर थे, यहाँ थे ना। द एनर्जी रिलीज इन सच रिएक्शन अपीयर्स एज अ हीट एंड रिमूव बाय, वो हीट एनर्जी को निकालते कैसे हम लोग, कूलेंट लगा, कूलेंट लगाते, कूलेंट, कूलेंट वो सरफेस को ठंडा भी कर देगा और एनर्जी को अपने साथ लेके जाएगा, खुद का टेम्परेचर हाई कर लेगा ना, बराबर। रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग अ लिक्विड कूलेंट, बराबर। आगे, द कूलेंट विच हैज एब्जॉर्ब एक्स, बताया ना कूलेंट पूरा एनर्जी ले लेता है, सामने वाले को ठंडा कर देगा लेकिन खुद गर्म हो जाएगा, बराबर। कूलेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया एक्सेस ऑफ हीट, बराबर, फ्रॉम द रिएक्टर, रिएक्टर से बहुत ज्यादा जितना भी हीट है वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया अभी, कूलेंट। कूलेंट का मालूम है, तो तुमको काम मालूम है, वो गैस में कन्वर्ट होएगा, बराबर। फिर वो गैस से टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन से हमको एनर्जी मिलेगा, ये सिंपल लॉजिक है, बराबर। इज पास्ड ओवर अ हीट एक्सचेंजर, हीट का एक्सचेंज होने वाला है वहां पे, हीट एक्सचेंजर एक रहेगा जिससे क्या होएगा, हीट का, जरा देखो तुम्हारे इसमें दिया कि हीट एक्सचेंजर वहां पे दिया, हीट एक्सचेंजर मिला कहाँ, देखो एक कूलिंग टावर देखो वहां पे, कंडेंसर है ना, स्टीम फ्रॉम टरबाइन, लिक्विड वाटर अंदर, हाई प्रेशर यूरेनियम फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल रॉड। देखो कंट्रोल रॉड तुमको दिया, देखो डायग्राम में, मतलब कैडमियम रॉड है, कंट्रोल रॉड मतलब कैडमियम रॉड है, बराबर। बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं दिया उधर, डिटेल में कुछ नहीं दिया, लेकिन पॉइंट में बहुत डिटेल में दिया, उधर ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। कैडमियम रॉड हो गया, हमको ये मालूम पड़ा है कि वो जो रिएक्टर गर्म हो जाता है उसका पूरा एनर्जी कौन लेता है, कूलेंट लेगा। कूलेंट अभी खुद ज्यादा गर्म हो गया, बराबर, समझा। अब खुद ज्यादा गर्म हो गया तो अपना हीट को एक्सचेंज करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कूलेंट के जब वाटर यूज कर देंगे वहां पे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते, समझा। उधर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना वाटर की वजह से, समझा। इसके लिए जरूर नहीं कि वाटर यूज करेंगे, कोई कूलेंट यूज करेंगे जो कूल करता है, बराबर। और ये यहाँ पे नाम वाम तो नहीं दिया हमको कौन सा कूलेंट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन याद रखो कोई भी कूलेंट रहेगा ना उसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नाइट्रोजन रहता ही है। ये एक बार IIT JEE में आया था कि ऑप्शन दिया था 4 में से, विच ऑफ देम कैन एक्ट एज अ कूलेंट, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन दिखा, टिक, समझा। क्योंकि कूलेंट का सबसे मेन कंपोजिशन क्या रहता है, नाइट्रोजन होना चाहिए उसमें, ऐसा। तो किधर हम लोग, हाँ, ये कूलेंट क्या करेगा, अपना एनर्जी, जिसके पास ज्यादा हीट है, अब ये हीट एक्सचेंजर के पास जाएगा और अपना हीट एक्सचेंज कर देगा सामने वाले के साथ। द कूलेंट विच हैज एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्टर इज पास्ड ओवर अ हीट एक्सचेंजर फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, अब स्टीम बनाएगा उससे, वो खुद के पास ज्यादा हीट है, सामने वाले को दे दिया, शायद वो बॉयलर रहेगा समझो वहां पे, बराबर, उसको हीट मिला, अंदर वाटर है, वो क्या बनाएगा, उससे स्टीम बना देगा। समझ में आ रहा है। अरे जरूरी नहीं है कि वाटर यूज करें, वहां पे जंग लगने का चांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई वहां पे, पर आप लोग थोड़ी मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है वहां पे जो भी रहेगा, बराबर। तो विच इज देन पास्ड थ्रू द टर्बाइन, ये बताया था ना, टर्बाइन से जाएगा, टर्बाइन से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। समझा। 4-5 मेन पॉइंट याद रखो यहाँ पे कि फ्यूल क्या यूज करते हैं, मेन लगता क्या है यहाँ पे, यूरेनियम 235 या तो प्लूटोनियम 239, साथ में तुमको हैवी वाटर यूज करना पड़ेगा, D2O, बराबर। फिर बताया अपन ने जो न्यूट्रॉन है, बराबर, इसको हम लोग पास करते हैं मॉडरेटर से, जो हैवी, जो एकदम फास्ट रहेगा वो मॉडरेटर से पास हो जाएगा, जो स्लो रहेगा वो क्या होएगा, उसका हम लोग उसको कैप्चर करके उसको हम लोग यूज करेंगे आगे का फिजन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। फिर देखा कैडमियम का रॉड यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को, अगर ये रॉड नहीं रहेगा तो फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा वहां पे ना, समझा, एकदम फास्ट रिएक्शन होता है, बराबर। कैडमियम का रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स को, एक्सेस न्यूट्रॉन को, समझा।
और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो मेन काम कर रहा है न्यूक्लियर फिजन का, समझा। न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम 235 तुम्हारे पास है, जब तक उसको न्यूट्रॉन लगेगा नहीं तब तक ब्लास्ट होएगा ही नहीं, समझा। तो न्यूट्रॉन तो मेन है बराबर। आगे ये जो भी एनर्जी रिलीज हुआ, रिएक्टर गर्म हो गया, इससे इसके पास कूलेंट आया, कूलेंट ने पूरा का पूरा एनर्जी ले लिया। अब ज्यादा एनर्जी किसके पास है? कूलेंट के पास है। अब कूलेंट किसके पास जाएगा? हीट एक्सचेंजर, और पूरा का पूरा हीट एक्सचेंज कर देगा। अब वहां पे जो भी वाटर था वो क्या बन जाएगा? स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी। यही लॉजिक है, कुछ नया नहीं है। आगे लास्ट 10 द एटॉमिक एनर्जी, जो एटम का एनर्जी था यूरेनियम 235 का बराबर, वो किस में कन्वर्ट हो गया अभी? इलेक्ट्रिसिटी का ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Thus the atomic energy produced with the use of fission reaction can be controlled in nuclear reactor explode, बड़ा यहाँ पे जो बताया for peaceful purpose, समझा। Such as conversion into electrical energy में उसको convert कर सकते हैं ना हम लोग। और क्या दिया? Generally generating power for civilization purpose, ships में सबसे important होता है न्यूक्लियर सबमरीन आ रहा है ना अभी धीरे धीरे, क्योंकि डीजल का भाव इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डीजल जो पेट्रोल वगैरह से चलता है बराबर, उसके पे हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग बराबर। न्यूक्लियर सबमरीन में क्या है? कोई टेंशन ही नहीं है बराबर ना। अरे लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियर। वो तुम्हारा जो सबमरीन है उसको मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वही रिएक्टर से आ रहा है। वो सब काम कर लेता है वहाँ पे, समझा ना। और उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहता है बराबर ना। सबमरीन काम क्या रहता है? मेन अंदर रहना, अंदर रहना ना मेन। अब जब एनर्जी का पूरा जरूरत तुमको सबमरीन के अंदर ही मिल रहा है, बाहर क्यों आएंगे तुम? जासूसी काम करता है ना वो बराबर ना, उसमें टॉर्पेडो वगैरह रहते रहेंगे, तो देखा रहेगा तुमने, ठीक है। तो किधर के यूज़ करते हैं इसको? हम लोग पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, शिप में यूज़ कर सकते हैं, सबमरीन में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ है, समझा। क्या है इजी? एक हमारा बच गया था, जरा इसको ही पढ़ लेते थोड़ा थियरी। कौन सा बाकी था? ये ना एक ग्राफ के ऊपर ना, पूरा का पूरा ग्राफ है वो। कहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग? एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ दिया है, ग्राफ को स्टडी किया है वहाँ पे। चलो फटाफट खत्म करो इसको, पढ़ो क्या। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेवरल आइसोटोप्स, हेंस द कर्व अपीयर्स एज अ बेल्ट। एक बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है, देखो तुमको ऐसा ना, ब्लैक कलर का बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है। और जोन कॉल्ड एज स्टेबिलिटी जोन, वो उसमें जितना भी एलिमेंट्स आएगा वो सब स्टेबल रहने वाला है, ऐसा। ऑल द स्टेबल न्यूक्लियड फॉल इन दिस जोन, सच बेल्ट्स बराबर आर रेडियो एक्टिव बराबर। ये जो भी बेल्ट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो स्टेबल रहेगा, और क्या रहेगा? वो रेडियो एक्टिव। द N to Z रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन टू क्या? प्रोटॉन रेशियो फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाइड हेवियर देन कैल्शियम गिव्स अ कर्व अपीयरेंस टू द बेल्ट विद ग्रेजुअली इंक्रीज इन N to Z वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है। पॉइंट सिंपल देखो क्या है, N to Z रेशियो किसके लिए? जो भी वैल्यू आया अगर वो कैल्शियम से क्या है? ज्यादा है ना, देखो ना लिखा है ना, N to Z ratio for the stable nuclide heavier than calcium gives a curve appearance to the belt with gradually increase in which क्या लिखा? with gradually increase in N to Z ratio, मतलब जैसे जैसे N to Z ratio बढ़ेगा, ये क्या दिख रहा है? ये समझा पॉइंट क्या बताया यहाँ पे? अरे N to Z ratio किसके लिए? स्टेबल न्यूक्लियाइड जो कैसा है? हेवियर है, जिसका मतलब मास ज्यादा रहेगा, किससे? कैल्शियम से। इसके वजह से तुम्हारा कर्व जो स्ट्रेट लाइन गया था ना ऐसा स्ट्रेट, वो कर्व हो जाएगा थोड़ा ऊपर ऐसा, बता दिख रहा है क्या? देख कर्व लिखा है, और ये कर्व इंक्रीज होते जाएगा N to Z रेशियो के साथ बराबर, ग्रेटर देन 1 होता है ऐसा। आगे बढ़ो, क्या है? मैथमेटिकल कंटेंट है, समझो ऐसा है। और क्या है? द हेवियर न्यूक्लियाइड देयरफॉर नीड मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। जो हेवियर न्यूक्लियाइड रहेगा, हेवी, जैसे कि ये दिख रहा है ज्यादा हेवी ना, 235 239 एटॉमिक मास देखो ना कितना है। अगर इसको स्टेबिलिटी अटेन करना है तो इसके पास जो न्यूट्रॉन रहेगा बराबर, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कैसा रहेगा? ज्यादा। इधर भी देखो ना, यहाँ पे एक ऐसा कोई एग्जांपल आया था, देखो पीबी वगैरह में कोई हेवियर आ गया ना, देखो 208 पहुंच गया ना, 82 है, 82 प्रोटॉन रहेगा। और याद है न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन कितना है? ज्यादा ना, हेवियर अगर वो स्टेबल रहना है तो उसके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा चाहिए, तो ही वो स्टेबल रहेगा, समझा? ऐसा लॉजिक है। आगे, the heavier nuclide with the increasing number of proton renders large coulombic force। coulombic समझ कौन सा फोर्स है? अरे कूलम्स लॉ पढ़ाया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, चार्ज आया ना यहाँ पे। तो अगर तुम्हारे पास द हेवियर न्यूक्लियड विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ज्यादा प्रोटॉन आया तो उसके अंदर क्या आएगा? कूलम्बिक फोर्स, मतलब फोर्स। अब बताओ ज्यादा प्रोटॉन है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, लेकिन वो बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा कम रहता है। आगे, with increase in the number of neutron, न्यूट्रॉन ज्यादा हो तो क्या आएगा? with increase in the number of neutron the protons within the nuclei get more separated which renders them stable। ज्यादा स्टेबल तब होएगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा प्रोटॉन है तो वो तो ट्राई करेगा बाहर आने के लिए बराबर, तो वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, वहां पे उल्टा कूलम्बिक फोर्स आएगा जो वो न्यूक्लियस से वो न्यूट्रॉन को बाहर फेंकेगा ऐसा।
लेकिन जा नहीं सकता है वहां से बाहर, समझा। दूसरा केस में अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो सोचो ना, न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन कम रहेगा, और अगर प्रोटॉन कम है तो थोड़ा दूर दूर रहेगा, तो वो टाइम पे इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा नहीं, तो स्टेबिलिटी अभी ज्यादा रहेगा ना, समझा। सिंपल लॉजिक है, प्रोटॉन ज्यादा उतना स्टेबल नहीं रहेगा, वो टाइम पे कूलम्बिक फोर्स आता है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबल रहेगा, समझा। यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स बहुत कम रहेगा। कूलम्बिक फोर्स समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा ये केस में, रिट्रैक्शन नहीं हो सकता है। कूलम्बिक फोर्स अगर मैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बोलूँ तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर उल्टा अट्रैक्शन तो होएगा, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हम लोग न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, बराबर ना, जो क्या करेगा हमेशा रिपल। सिंपल लॉजिक है, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो कूलम्बिक फोर्स और अनस्टेबल, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो कूलम्बिक फोर्स नहीं और स्टेबल, समझा। और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कंटेंट है, जरा इसको पढ़ो, अच्छे समझ में आ जाएगा। समझा क्या क्या पढ़ाया है आज? तो पूरा थियरी लॉजिक ही था, फिर भी देखते चलो। न्यूक्लियर पावर समझा ना तुमको क्या था, बराबर। ये एक अल्टरनेटिव पावर सोर्स है ना, बराबर ना, बहुत जगह पे। फिर ये पढ़ा क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर पावर, बताया था, क्योंकि यूरेनियम 235 से जो एनर्जी जनरेट होता है, वही एनर्जी, उतने एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चीजें यूज करने से जनरेट होता है ना। बैरल्स में देखा, 12 बैरल 5000 मीटर क्यूब और 3 टन ऑफ कोल, ये बहुत समझा, ये बहुत ज्यादा हो गया ना, इसका बहुत कॉस्ट रहता है। फिर हमने एप्लीकेशन पढ़ा मेडिसिन में, बराबर। एक पढ़ा डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप और दूसरा क्या था, थेरेप्टिक रेडियो आइसोटोप, बराबर। फिर ये पढ़ा अदर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, एग्रीकल्चर में पढ़ा था, याद है। और इधर भी पढ़ा था, हाँ, ट्रेस ना, रिएक्शन का पाथ ट्रेस करने के लिए भी यहाँ पे पढ़ा था। फिर ये तो अभी तुमको बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद रखो ये सब, बराबर। और वो न्यूक्लियर याद रखो, कब कौन जब ज्यादा स्टेबल रहेगा वो सब याद रखो। मैजिक नंबर समझा, लीड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दो मैजिक नंबर है, कितना कितना, एक 82 का है और दूसरा 120। 82 रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को और 126 रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन को। फिर न्यूक्लियर पोटेंशियल पढ़ा, ये भी याद रहेगा, न्यूक्लियर पोटेंशियल, इसमें भी सबसे मेन था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, रिपल्शन होता है तो भी वो बाहर जाता नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। किस किस के बीच में हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, समझा, ऐसा देखा था। ग्रेविटेशनल रहेगा तो शॉर्ट रेंज रहेगा क्योंकि मास छोटा है। फिर पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर, मेन चीज यहां पे याद रखो, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुमको न्यूट्रॉन लगेगा, और रिएक्शन होने के बाद भी तुमको ज्यादा न्यूट्रॉन मिलता है। वो ज्यादा न्यूट्रॉन में से कुछ ज्यादा स्पीड का है वो जाने देंगे हम लोग, बराबर, मॉडरेटर से, और जो कम स्पीड का है उसको ट्रैप कर लेगा, उसको कम, समझा, उसको पकड़ के रख लेंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे आगे का फ्यूजन रिएक्शन ना। फिर कैडमियम रॉड यूज किया था हमने किधर, तो कैडमियम रॉड, इससे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिएक्शन को, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, बराबर। फिर ये पढ़ा ना 6 वाला पॉइंट, एनर्जी रिलीज इन सच रिएक्शन अपीयर्स किसके फॉर्म में रहता है, हीट जो तुम्हारा रिएक्टर गर्म हो जाएगा, कूलेंट आएगा, उसका पूरा का पूरा एनर्जी ले लेगा, कूलेंट जाएगा किधर, हीट एक्सचेंज के पास, वो अपना हीट एक्सचेंज करेगा, और वहाँ पे जो भी बॉयलर वगैरह जो भी रहेगा, बराबर, वो वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी, समझा। ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने बनाया, ये एटॉमिक एनर्जी को कन्वर्ट किया ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट इधर ही है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ का यूज है, बहुत जगह पे यूज होता है, जनरेटिंग, पावर जनरेट के लिए हो सकता है, सिविलाइजेशन के लिए पर्पस, बराबर, शिप में हो सकता है उसका यूज, बराबर, सबमरीन भी बताया तुमको ना डिटेल में, समझा रहेगा ना। थियरी है, तुमको इसको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थियोरेटिकल, अगर मैथमेटिक्स है तो मैं तुमको समझाऊं वहाँ पे क्या है, ये तो थियरी है, ऐसा का ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हो उसमें, समझा। तो थोड़ा बहुत तो तुमको उसको पढ़ना ही पड़ेगा।